गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने जो वरण्यम बैच का क्लास था उसमें सेट थ्योरी के बारे में, सेट थ्योरी का ब्रेन मैप कहने का मतलब है कि आखिर कौन कौन सी टॉपिक है जो हमें उसके अंदर पढ़ना है। हमने उसको काफी अच्छे से देखा। उसके बाद जब हमने ब्रेन मैप देख लिया तो हमने कुछ डेफिनेशंस देखे। हमने ये समझने की कोशिश की कि सेट थ्योरी आखिर है क्या, सेट किसे कहते हैं। सेट थ्योरी को छोड़ो, सेट किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब आप सेट समझ गए तो हमने देखा था कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, और जब आप वो देख लिए कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। और वो स्पेशल सिंबल्स क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो था बिलोंग्स टू, फिर था नॉट बिलोंग्स टू, फिर था फॉर ऑल। और भी सिंबल्स हैं जो हम लोग सेट थ्योरी के दौरान एक एक करके सीखते चलेंगे, लेकिन कल के क्लास तक में मैंने ओवरऑल देखो तो इतनी ही चीजें बताई थी और थोड़ी बहुत चीजें वो बताई थी कि आपको कैसे अपने पढ़ाई के स्ट्रैटेजी को बनाना है और कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई साहब कल चंगू ने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस चंगू के क्वेश्चन को दो ऐसे बंदे थे जिन लोगों ने बना दिया, दो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बनाया। एक श्वेतम एंड द सेकेंड वन इज जतिन। ये दोनों बच्चों ने काफी बेहतर तरीके से उसका आंसर लाया है। उसका आंसर है √6। अब कैसे है ये लास्ट में जब आज का चॉकलेट प्रॉब्लम मिलेगा तो मंजू आके उसको सॉल्व कर लेगा। चंगू का क्वेश्चन मंगू सॉल्व करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ऐसा है कि कल हम लोगों ने सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाए ये पढ़ रखे थे। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि किसी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म जिसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी होता है, और दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था वो था सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक करके दोनों ही तरीके को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फॉर्म बताओ मेरे साथ क्या था सर? रोस्टर, ROSTER। कौन सा फॉर्म था मेरे भाई? रोस्टर फॉर्म था, है ना। इस रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम है बच्चों क्या है? वो है टैबुलर फॉर्म। क्या है बताओ? टैबुलर फॉर्म, है ना। तो हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो तरीका है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। अब कैसे करते हैं तो जरा समझते हैं। कहता है कि इन दिस मेथड वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स by simply writing their elements in a curly bracket separated by कॉमा। अब समझने की कोशिश करो क्या बताया मैंने। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर जो सेट होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसका सबसे पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। हमने क्या बताया इसके बारे में बच्चों कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस सेट के एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और ये जो तरीका होता है इस तरीके को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर
टैबुलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल से हम लोग ज़रा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे पहला मिला कि भाई रिप्रेजेंट करो सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, जितने भी वॉवेल्स हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम क्या किए कि डिनोट कर दिए इसको कैपिटल भी से, है ना। और जितने भी एलिमेंट्स थे, वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, इन सारे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया कॉमा से। तो जैसे ही आपने इस तरीके से लिख दिया, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं टैबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, टैबुलर फॉर्म, है ना। तो बताइए, टैबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है आपको, दो चीजों की, एक तो कर्ली ब्रैकेट की और दूसरी कॉमा की। आप क्या करते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, वो भी कॉमा दे दे के लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। तो एक काम करो, आप इस चीज को कॉपी करो स्क्रीनशॉट लेके, मैं इसे इरेज करके कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्टअप हो जाए। ठीक है ना बच्चों, चलो प्लीज इसको उतार लो, जरा जल्दी से उतार लो इसको, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और लेके इसको तुरंत उतार लीजिए। आइए अब देखिए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग पहले करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे पर पहले बेसिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना बच्चों, आ जाओ, क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टैबुलर फॉर्म। जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं आपको उसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलो आ जाओ, सबसे पहला सेट मैं लिखता हूं, क्या भाई साहब, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। चलिए बताइए, पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट। तो भाई साहब हम तो डिनोट किसी भी चीज से कर सकते हैं, तो आ जाओ हम इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल ए से। और जो मेरे पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं उसको लिख दिया जाए, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है और आखिरी 5 है। अच्छा, इसको हम किसके अंदर लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बोलिए, क्या ये टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? जी सर, एकदम अच्छे से होगा ना। टैबुलर फॉर्म में क्या करना होता है, अच्छा बताओ, टैबुलर फॉर्म में क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और उसके साथ साथ एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर करके लिख देना होता है, बस यही तो करना होता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड GOOD, या इसको कैपिटल लेना तो GOOD, गुड, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको एक वर्ड दे दिया गया और वो वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गुड। अब इस वर्ड को तोड़ोगे तो G एक अलग, O अलग, O अलग, D अलग होगा, तो इसके लेटर्स को, इस वर्ड के लेटर्स को लिखना है सेट टैबुलर फॉर्म में। तो चलो इसका नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, इस सेट का नाम बी दे देते हैं और हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। जब लेटर्स निकालेंगे तो G निकलेगा, फिर O निकलेगा, फिर O निकलेगा और फिर D निकलेगा और हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, लेकिन एक गलती है यहाँ पे। क्या गलती है कि आप यहां पे O 2 बार लिखे हो, ये नहीं अलाउड है। कभी भी आप जब कलेक्शन करते हैं, एक बात समझने की कोशिश करना, सेट भी कलेक्शन ही है।
सेट कोई अलग चीज नहीं है, सेट भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्शन है। और जब सेट कलेक्शन है वो अलग बात है कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जब सेट कलेक्शन है, आप कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हो, तो आप एक ही जैसी चीजें थोड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास हार्ले डेविडसन की बाइक एक है और तुम उसी मॉडल उसी चीज को डिट्टो सेम वही बाइक फिर तुम खरीदोगे क्या? अगर तुम्हारे पास वो चीज है तो फिर वही चीज दोबारा खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी आपका जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की होती है, एक ही चीज को आप रिपीट कर करके कलेक्ट नहीं करते हो। और यही चीज हमारे सेट थ्योरी में भी है। हम डिजिट्स को यानी एलिमेंट्स को सेट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहां पे आता है आपके पास सबसे खतरनाक बात, जिसको हम लोग कहते हैं JKB। ये जो JKB है बड़ी खतरनाक बात है। इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं है वो अभी जान जाएंगे। जुगाड़ की बात, ये सब जो बात है ना, ये थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो बहुत काम की हैं, छोटी हैं लेकिन बड़ी काम की चीज है। तो ये JKB मैंने बताया आपको, जुगाड़ की बात बताया। क्या जुगाड़ की बात है सर? कि इन सेट रिपीटेशन है ना ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। किसी भी सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन जो होता है वो अलाउड नहीं है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख के काट देना ताकि तुमको ये वाली बात दिमाग में रहे कि ये क्यों रॉन्ग है ना, और याद भी रहेगा। तो सर राइट क्या होगा? तो राइट होगा B बराबर G, O, D। हम बस एक ही बार O को लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। बोलिए क्लियर है? तो सर जी चलो बड़ा मजा आ गया सर। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, और उस रोस्टर फॉर्म में जो चीजें हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट और कॉमा। बस एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना होता है। हमने 2 एग्जांपल्स देखा, पहला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का और दूसरा गुड वर्ड के लेटर्स का। यहां पे एक और बड़ी मजेदार चीज सर आपने बता दी कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। एक ही चीज को 2 बार 4 बार लिखोगे तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। समझ गए ना? तो रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन एनी सेट। ओके, क्लैरिटी है? बात समझ में आ रही है ना? चलो इसको उतार लो स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम थोड़े बहुत और एग्जांपल्स करके अपने आप को और शार्प आउट करते हैं। ठीक है, चलो प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज जरा जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो और टक से उतार लो, है ना? चलिए एक और चीज मैं तुम लोग को मिटाते मिटाते बता दूं। कल जो प्रीवियस क्लास आपने किया था सेट थ्योरी का, जो सबसे पहला लेक्चर था, उसमें आपको असाइनमेंट मिल गया होगा। अब क्या है कि उस असाइनमेंट में स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने नहीं है, क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट है। एक्चुअली वो टेक्निकल फॉल्ट है। जब मैं PDF बना रहा था तो उस दौरान वो पेजेस मेरे से इरेज हो गए और PDF बन गया, तो फिर वो PDF में अपलोड भी नहीं कर पाया। मैंने वर्ड डाला है, MS वर्ड डाला है। तो एक्चुअली क्या है कि उस MS वर्ड में फिर मैं ऐड कर दूंगा। तो जो 4 पन्ने गायब हैं, है ना, उसकी PDF आज के वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी। तो आप दोनों को कंबाइन करके बनाना, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको होमवर्क क्या मिला है और कैसे करना है। तो आ जाओ बच्चों, C नंबर पे आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, है ना। 2 एग्जाम्पल तो हमने देखा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 but less than 6। वैसे सारे नेचुरल नंबर का सेट जो 3 से बड़ा हो लेकिन 6 से कम हो, तो वो कौन कौन है? 4 है और 5 है। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, इसका नाम दे दो C। हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इस तरीके से तुम्हें बोलेगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, क्या चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाना है? सेट्स को। किस फॉर्म में? टैबुलर फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म में। तो क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई होप आप कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो है D नंबर। असल में ये क्वेश्चन
भाई बड़ा शानदार है। कैसे शानदार है समझना। मैंने आपको बोला लिखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। लिख दो। जितने भी देश में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, दुनिया में जितने नेचुरल नंबर हैं, आपको उन सारे नेचुरल नंबर को लिख देना है। आप कह यस सर, क्यों नहीं लिख देंगे सर, क्यों नहीं। कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टक टका टक टक टका टक चल रहा है, जिंदगी चल रहा है। 55 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, मर गए, फिर भी नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो इधर का तो करली ब्रैकेट आया, लेकिन क्या अंत का कर्ली ब्रैकेट कभी मिलेगा? नहीं। यानी सर एक बात क्लियर हो रही है, आपने खिलाते खिलाते एक बात समझा दिया कि इस रोस्टर फॉर्म का, ये जो टैबुलर फॉर्म है, जो जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिमेरिट भी है। जी हां, कभी भी सोचो, तुम खुद सोचो कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो टैबुलर तरीका, दूसरा सेट बिल्डर तरीका। तो जब एक तरीका था तो हमें दूसरे तरीके से क्या मतलब है? अगर मैं कान ऐसे पकड़ सकता हूं तो फिर ऐसे पकड़ने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता नहीं है ना। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, टैबुलर फॉर्म में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, डिमेरिट्स रहा होगा, और उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारा दूसरा तरीका आया होगा। और एकदम सच्चाई भी है ये बच्चों। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जब एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। आप उसको आसानी से नहीं लिख पाओगे। 5 एलिमेंट्स हैं आप लिख लोगे, 10 एलिमेंट्स हैं आप लिख लोगे, लेकिन जहां पे 100 एलिमेंट्स आने लग जाएं, 200 एलिमेंट्स आने लग जाएं, 5000 एलिमेंट्स आने लग जाएं, तो क्या उस कंडीशन में ये टैबुलर फॉर्म बेहतर तरीका है सेट को लिखने का? एकदम नहीं है, नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि यार टैबुलर फॉर्म छोटे सेट्स के लिए काफी कारगर है, बिकॉज इसको समझना आसान है, लेकिन बड़े सेट्स में तो ये फेल कर जा रहा है। तब उन्होंने एक नया तरीका निकाला और उस तरीके को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देखा जाए। इसको आप कॉपी डाउन कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए एकदम ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके आप कभी भी उतार सकते हो, लेकिन मेन मकसद है आपको समझना, है ना। देखो क्या है ना, जितना अच्छा अपना समझ रखोगे ना, माइंड, हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता होगा तो तुम उसको अप्लाई कर पाओगे। और अगर कॉन्सेप्ट में ही कुछ उधेड़ बुन चल रहा है, उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट काफी साफ रखने की जरूरत है। आ जाइए हम अपना दूसरा तरीका देखते हैं रिप्रेजेंटेशन का, बी तरीका। और बी क्या है, अपना सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो इसको खूब बढ़िया से समझना, खूब अच्छे से समझना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ना। समझो मेरी बात को, बहुत अच्छे तरीके से समझो। एक बात बताओ बच्चों, कभी भी हम लोग कलेक्शन करें और कलेक्शन करने के बाद वो कलेक्शन वेल डिफाइंड आ जाता है, तो हम उस कलेक्शन को सेट कहते हैं, है ना। चलिए काफी अच्छी बात है। दूसरी बात पे आते हैं। जब कभी भी आप कलेक्शन करते हो, किसी चीज को इकट्ठा करते हो, संग्रह कर रहे होते हो, तो आपके दिमाग में यह बात जरूर चल रहा होता है कि हम किस टॉपिक को लेके चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे क्या कलेक्ट करने का शौक है, तो मुझे डिफरेंट कंट्री के करेंसीज को, जो सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी होती है, उसको कलेक्ट करने का शौक है, तो मैं करेंसी ही कलेक्ट करूंगा। वो अलग बात है कि वो अलग अलग कंट्रीज के होंगे, नहीं। तो जब कभी भी हम कोई संग्रह बना रहे होते हैं, कोई कलेक्शन बना रहे होते हैं, तो उसके पीछे मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल रहा होता है कि किस टॉपिक पे मैं कलेक्शन को बना रहा हूं। ठीक है ना। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है।
चलो एक अभी कुछ दिनों बाद, अभी आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद 5 सितंबर आने वाला है ना। और 5 सितंबर को हमारे इंडिया में और हर जगह ये देखा गया है कि टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं और अपने टीचर्स के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं। और अभी के समय में बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी भी करते हैं, डांस प्रैक्टिस हो गया या अलग अलग ड्रामा हो गया, बहुत सी चीज़ें शो ऑफ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम मान लो कि मैं एक लीडर बना हूं जो टीचर्स डे में अपने टीचर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड समर्पित करने वाला है और उसके बाद उसके लिए मुझे डांस प्रोग्राम शो करना है। तो मैं अपने क्लास में गया और मैंने बोला कि भाई साहब मुझे 10 बच्चे चाहिए। तो मैं कलेक्शन कर रहा हूं ना, 10 लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं ना। मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम उसी 10 लोगों को लें जो डांसर हो, है ना। मान लो रानू, सानू, चिन्नू, मिन्नू, टिन्नू, 10 लोग आ गए। 10 लोग डांसर होने चाहिए। तो सब में एक ऐसी बात है जो कॉमन है। क्या कॉमन है? कि वो सब के सब क्या हैं? डांसर है। सब अलग अलग है, रानू सानू से अलग है, चिन्नू मिन्नू से अलग है, टिन्नू डिन्नू से अलग है, सब अलग अलग हैं। लेकिन उन सब में क्या कॉमन बात है? उन सब में ये कॉमन है कि वो सब डांसर है। उसी तरीके से जब हम मैथ्स में भी कलेक्शन करते हैं तो मेरे कलेक्ट किए गए एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नो डाउट मेरा एलिमेंट्स अलग अलग होगा, लेकिन उन एलिमेंट्स में भी कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जरूर होगी जो सारे एलिमेंट्स में कॉमन होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हां सर, आप कहना चाहते हो कि जब कभी भी हम कलेक्शन करते हैं तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात चल रहा होता है कि हम किस टॉपिक पे कलेक्शन कर रहे हैं, और हम जिस टॉपिक पे भी कलेक्शन कर रहे होते हैं वो बात उन सब डिफरेंट कलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होता है। जी हां, मैथ्स में भी यही चीज होता है कि एलिमेंट्स भले अलग अलग होंगे लेकिन उनमें कुछ बात तो जरूर कॉमन होगी कि वो एक ही कलेक्शन के हिस्सा हैं। अगर वो अलग अलग कलेक्शन के हिस्सा होते तब अलग बात थी, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स तो एक ही कलेक्शन से बिलोंग करते हैं, एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको दिखा रहा हूं, एक छोटी सी चीज मैं तुमको समझा रहा हूं, समझना मेरी बात को। मान लो हमने एक कलेक्शन लिख दिया B = 1 2 3 और 4, ठीक है, एकदम सिंपल, ये एक सेट है। अच्छा, किस रूप में लिखा हुआ है मेरे बच्चों? इसका रिप्रेजेंटेशन कौन से फॉर्म में है? तो सर ये इसका रिप्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म में है। काफी बेहतर बात है ये। चलिए अब हमको आप बताओ, अच्छे से बताना कि 1 से अलग है 2, 2 से अलग है 3, 3 से अलग है 4, यानी ये चारों के चारों एलिमेंट आपस में डिफरेंट है। ऑल 4 एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। बट इनमें एक बात देखो तो कॉमन है कि नहीं? क्या? कि ये चारों के चारों नेचुरल नंबर है। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सही है ना, कॉमन, चारों के चारों नेचुरल नंबर है। बहुत बढ़िया सर, आप तो अच्छा पकड़ते हो। अरे ऐसा नहीं है भाई, भाभी जी घर पे थोड़ी है कि मैं पकड़ लेता हूँ, सही पकड़े हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है, ये 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर है, लेकिन एक बात और कॉमन है। चंगू ने देखा, देख भाई चंगू आया, देखो आ गया, चंगू आ गया, तुरंत आ गया। चंगू देखा और आया, बोला सर ये तो नेचुरल नंबर है। चंगू को इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं मंगू। बताओ मंगू भाई साहब इसमें और क्या है? देखो बताएगा, ओ सर ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये 5 से कम है। जी हां, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और वैसे नेचुरल नंबर हैं जो 5 से कम है। तो ये सब अलग अलग था, ये सब के सब डिफरेंट थे, लेकिन इनके अंदर 2 ऐसी बातें हैं जो ये फॉलो करते हैं। और वो 2 बातें कौन कौन सी है? पहली बात कि ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं, और दूसरी बात कि ये सब के सब 5 से कम है। अब बात ये निकल के आती है सर कि इससे फायदा क्या हुआ? अगर हमने इन सेट्स के एलिमेंट्स में कॉमन बात निकाल लिया तो फायदा क्या हुआ? तो सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि अगर आप चाहते हो किसी रोस्टर फॉर्म में लिखे गए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को खोजो।
और खोजने के बाद उसको एक स्पेशल तरीके से लिखो। जैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म में यानी टैबुलर फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो देखना, मैं ऐसे लिखूंगा भी, अच्छा मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो और जो लिख रहा हूं उसको देखो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। तो देखो क्या है, भी is the set of all x, भी is the set of all x, टक टक इसको कहते हैं सच दैट, टक टक मत पढ़ना, सच दैट, क्या पढ़ोगे, सच दैट भी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सच दैट x belongs to natural number। x, ये वाली साइन याद है ना, x belongs to natural number, और उसके साथ साथ x is less than 5, x किससे कम है, 5 से कम है। आ रही है बात समझ में ना। अब देखो, जो चीज इतनी बड़ी थी आपने इसको एक अलग तरीके से लिख दिया। इसको पढ़ेंगे क्या, रीड करने का तरीका देखो क्या है, भी इज द सेट ऑफ ऑल x, है ना, सच दैट x belongs to natural number, है ना, x belongs to natural number and x is less than 5। किससे कम है मेरे प्यारे बच्चों, 5 से कम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं। अब तुम खुद सोचो कि भाई भी वैसे x का सेट है जो नेचुरल नंबर है, ग्रेट, लेकिन वो नेचुरल नंबर 5 से कम होना चाहिए, यानी 4, 3, 2 और 1, हाँ यही आएगा, ठीक है ना, एकदम ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने लिखा ये रोस्टर फॉर्म होता है, और जो आपने इस तरीके से लिखा इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब देखो, रोस्टर फॉर्म जितना आसान था, सेट बिल्डर फॉर्म उतना ही कठिन है। क्यों ऐसा है, बिकॉज रोस्टर फॉर्म में तो आपको एलिमेंट्स पता होता है, आप उसको कॉमा दे दे के लिख देते हो और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो, लेकिन जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो तो प्रॉब्लम ये चली आती है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी खोजना होता है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है। आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन सेट करने वाले ने कौन सी प्रॉपर्टी इसमें कॉमन करके लिखी है, तो आपको उसके पैटर्न को देखना होता है और पैटर्न को देख के एग्जैक्ट प्रॉपर्टी खोजनी होती है, और यही प्रॉपर्टी खोजना मुश्किल है। अगर आप प्रॉपर्टी खोज लेते हैं तो आपसे ये लिखना कौन सा बड़ा बात है, आसानी से लिख लोगे, ठीक। तो प्रॉपर्टी खोजने के लिए आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब क्या करो कि सेट बिल्डर फॉर्म का कॉन्सेप्ट यहां लिखा है, इसको उतारो, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि अपना माइंड डेवलप हो सके। तो प्लीज इसको तब तक आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करके उतारिए, मैं जरा देख लूं कि भाई कैमरे में रिकॉर्डिंग सब बढ़िया चल रहा है ना, तो ठीक है, जल्दी से उतारो, फटाक से जल्दी से, बस स्क्रीनशॉट लो। जैसे मैं हटा, बस एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऐसा है कि आ जाइए मेरे प्यारे बालकों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म पे तो हमने बहुत कम क्वेश्चन किया है, रोस्टर फॉर्म पे तो हमने बहुत कम क्वेश्चन किया, लेकिन बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म पे हम काफी क्वेश्चन करेंगे, है ना, एकदम आसानी से। आ जाइए, चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। आपको नीचे दिए गए सभी को किस फॉर्म में लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आप क्या करोगे समझो, मैं बताता हूं। यहां पे मेरे द्वारा बताने से आपकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी बच्चों। देखो, मैं तुमको एकदम सच्चाई बता रहा हूं। मेरा एक बहुत ही मतलब पता नहीं प्लस पॉइंट कहो या माइनस पॉइंट कहो, मैं खुल के बातें करता हूं। मुझे गोल गोल बातें घुमाने नहीं आती है, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, या तो हाँ नहीं तो ना। वो गोल मटोल वाली बात हमसे नहीं हो सकती। मैं सिंपल बता रहा हूं। तुमको पढ़ाई कराने का मतलब है, तुम्हें हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका सिंपल इतना मतलब है ना कि आपकी क्रिएटिविटी डेवलप्ड हो,
आप मंगू की तरह बनो, ना कि चंगू की तरह। आपके अंदर खुद सोचने की क्षमता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं बता रहा हूं तुमको कि मुझे कितना अच्छा लगा कि मुझे 2 बच्चों ने चंगू वाले क्वेश्चन को बना के भेजा। मुझे काफी बेहतर लगा, बहुत बढ़िया लगा, है ना। और मैं रोज एक क्वेश्चन दूंगा आपको, भले आप बनाओ चाहे मत बनाओ, मैं डेली एक क्वेश्चन आपको दूंगा ही दूंगा जो चॉकलेट प्रॉब्लम होगी। 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट तो मेरा जा चुका है, एक भाई श्वेतम के पास और एक जतिन के पास, काफी बेहतर उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। देखो, मार्क्स पाना एक अलग चीज है और क्रिएटिव होना एक अलग चीज है। तो मैं बार बार समझा रहा हूं कि तुम्हें क्रिएटिव बनना है, और तुम क्रिएटिव तभी बन सकते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप दिमाग अप्लाई करेंगे। जब तक दिमाग नहीं अप्लाई करोगे नहीं हो पाएगा, है ना। और ये मत सोचो कि ये ऑनलाइन क्लास है, अरे क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे तो लग रहा ही नहीं है कि मैं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस नहीं करा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। मैं तो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मुझे क्लास में पढ़ाना होता है। बल्कि देखा जाए तो मैं, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कम बढ़िया है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखूंगा तो आप क्वेश्चन को पॉज करो, पॉज करके 3-4 मिनट सोचो उस पे। ये नहीं कि फिर हम आंसर देखने लगे, यार मैं तो आंसर बता ही दूंगा, रट भी लोगे तुम, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम कुछ सीख पाओगे? नहीं। सीखने का मतलब खुद से होना चाहिए, और खुद से तब होगा जब ईमानदारी से टीचर के बताए गए राह को फॉलो करोगे, है ना। तो बस मेरी बात मानो, मैं बहुत अच्छे लेवल पे हर एक बच्चे को ले जाऊंगा, बशर्ते मेरा बात तो मान लो। क्या करना है बताओ, आपको क्या करना है? आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ए लिखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको उतारना है, पॉज करना है वीडियो को, और 3-4 मिनट खुद से सोचना है कि कैसे लिखा जाए इसको। जब तुमसे नहीं होगा तब तुम आके सॉल्यूशन देखना, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन को भी 3 मिनट पॉज करके करोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर क्वेश्चन को पहले तुमको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि देखो जब ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूं, कहता हूं बच्चों चलो पहले आप लोग बना के दिखाओ, और फिर मैं टहलते रहता हूं। तो भाई पहले बच्चे बनाते हैं, उनमें से कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं कि यस सर मेरे से बन गया, तो फिर हम उनसे पूछते हैं, अगर उनका सही होता है तो ग्रेट, काफी अच्छी बात है, और अगर गलत होता है तो फिर हम लोग उनको समझाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको भी यहीं पे वही काम करना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं जो इस टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपको खुद का ब्रेन अप्लाई करना है, तो आप 2 मिनट सोचो, बनाओ उस क्वेश्चन को पॉज करके, और अगर बन जाता है तो वहीं पे कमेंट करो कि यस सर मेरे से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, बस सिंपल सर क्वेश्चन नंबर 5 डन, क्वेश्चन नंबर 6 डन। कमेंट करो, अच्छा लगेगा ना मुझे कि चलो इतने बच्चे बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज होना चाहिए, एकदम जेन्युइनली पढ़ो। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेट है वो है कैपिटल A इज इक्वल टू 2, 4, 8 एंड 16। ये है हमारा पहला सेट। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस चीज को, ये किस फॉर्म में लिखा है, टैबुलर फॉर्म में, आपको इसको टैबुलर फॉर्म में ना करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। चलो मैं देता हूं आपको 3 मिनट, पॉज करो वीडियो और फट से लिखो। चलो फटाक से जल्दी करो। चलो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, आपने पॉज किया और बनाया। जिन बच्चों का बन गया है और जिन्होंने कमेंट किया है, मैं लाइव तो हूं नहीं कि देख पाऊं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं आपका कमेंट देख लूंगा जब आप इसको पॉप करोगे। तो काफी अच्छी बात है कि आपने खुद से बना लिया। अब आंसर मिलाओ कि सही बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं सर। तो अगर क्वेश्चन को देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो ये 2 है, यानी हम इसको कह सकते हैं 2 पर पावर 1 है। समझना, ये क्या है, 2 पे पावर 1 है। अगर हम इसको देखें 4 को, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 पे पावर 2 है। अगर हम 8 को देखें तो हम कह सकते हैं ये 2 पे पावर 3 है। और अगर हम 16 को देखें तो ये 2 पे पावर 4 है। अच्छा, तो ये सिनेरियो है सर, यानी A is the set of all x. A is the set of all x. उसके बाद such that A is the set of all x such that x is equal to 2 पर पावर n, जहां पे x क्या है, 2 के ऊपर कुछ पावर है। अच्छा, अब n को भी तो बताना पड़ेगा। n नेचुरल नंबर है और n जो है वो 4 से कम और 4 के बराबर है। आप 5 से भी कम लिख सकते थे, तो फिर बराबर का साइन नहीं देना था। अगर आप 5 से कम लिखते हो, यानी इसके अलावा आप चाहो तो n को 5 से कम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों ही बातें सेम है। अब जरा इस चीज को पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे ना तो तुमको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया। आओ जरा पढ़ते हैं। क्या है, A is the, बोलो 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 मेरे साथ बोलो बच्चों, A is the set of all x. A is the set of
ऑल एक्स सच दैट इस तरीके से कि जो x है वो क्या है, वो 2 पे पावर n है, 2 पे पावर n है। अच्छा, n बिलोंग्स टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। ओ n जो है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा एक और चीज, n इज लेस देन और इक्वल टू 4, n जो है वो 4 से कम या 4 के बराबर है। आ रही है ना बात समझ में? अब खुद सोचो कि अगर n नेचुरल नंबर है तो n की शुरुआत कहां से होगी, इधर आ जाओ जरा, लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 पर पावर n। अब n नेचुरल नंबर हो तो n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। जब n 1 होगा तो x की वैल्यू 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 8 और 4 होगा तो 16। तो बोलो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमको दोबारा से तो यही मिलेगा ना। तो ये मेरा क्या कहला जाएगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो एक और चीज, आप सिंस नए बच्चे हो आपको हर चीज बताना मेरा फर्ज है। आप जब इस क्वेश्चन को बनाए तो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा और इसको पढ़ने वाले स्टाइल में भी लिखा। तो आप पढ़ने वाले स्टाइल में भी लिखो, क्योंकि आगे अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदल रहे हैं। जब आप आगे बढ़ोगे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा तो हम तुमको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना सिखाएंगे। तो हमें दोनों आना चाहिए। तो यहां तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन वहां तब सीखेंगे जब ये पढ़ना आएगा। तो दोनों साथ साथ करते हुए चलना। देखो बच्चे क्या है ना कि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, समझ लो एक लेवल पे आना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है एक्यूरेसी। आप कितने एक्यूरेट बनते हो, तो एकदम अच्छे से समझते चलो, एक्यूरेसी बढ़ाओ अपना। जब एक्यूरेसी बढ़ाओगे ना तो अपने आप तुम्हारी धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप काफी अच्छे तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने लग जाओगे। ठीक है ना? तो चलो बताओ, ये चीजें समझ में आ रही है ना, काफी बेहतर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था और पता नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने इसे बनाया होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन बी। इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। 1/2, 2/5, 3/10 एंड 4/17। अब आपको क्या करना है, इसको कौन से फॉर्म में लिख देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। पहले पॉज करो और 3 मिनट खुद से ट्राई करो। जब ना बने तब सॉल्यूशन पे आइए और सॉल्यूशन को देख के समझिए। चलिए फटाक से पॉज करके देखिए। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, जिन बच्चों ने पॉज किया और बनाया उनके लिए काफी अच्छी बात है। आ जाओ हम जरा अपने काम पे आते हैं। सिंपल सी बात है। क्या है सर, कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से अगर देखोगे तो B इज द सेट ऑफ ऑल x। B जो है वो सारे x का सेट है ना। जहां पे x क्या है, अब अपने को क्या पता x क्या है, तो इसको देख के समझना है। देखो वो ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर 1 नीचे 2, यानी ऊपर का स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। देखो ऊपर 2 और नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 है ना। ऊपर 3 और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी x जो है वो n/n² प्लस 1 है। अच्छा, तो ये कहानी है सर जी। हमारा x जो है वो n/n² प्लस 1 है। सही बात है, 4 रखेंगे तो 16 + 17 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अब n को भी तो बताओगे। तो n मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर है और ये जो n है ये लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है। अच्छा इसको पढ़ेंगे कैसे मेरे बच्चों, बताओ इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे पढ़ेंगे, B इज द व्हाट? बताओ जल्दी बताओ। B इज द सेट ऑफ ऑल x, है ना, सच दैट x इज इक्वल टू n/n² प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। और एक और चीज है कि एंड n इज
व्हाट, लेस देन, और क्या क्या क्या, जल्दी बता दो, इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखना है और इसको ऐसे पढ़ भी लेना है, ताकि वो स्टार्टिंग में 5-7 क्वेश्चन अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा कोई घाटा नहीं है, काफी हम अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये दूसरी क्वेश्चन थी। चलो आ जाओ, थोड़ा और क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। देखो जितना क्वेश्चन पे दिमाग लगाओगे उतना मजा आ जाएगा, है ना, उतना मजा आएगा, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलिए आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सी बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। आई होप ये तो तुम बना ही लोगे। यस सर। कितने लोग हैं जिसको देख के खुश हो गए कि अरे सर ये तो तुरंत दिमाग में मेरे आ गया कि अच्छा कौन मशीन आने वाला है, मशीन हम समझ गए कौन आने वाला है ना। तो इसके लिए भैया टाइम देने का जरूरत नहीं है। देखो क्या है, सी वैसे सारे x का सेट है, यानी सी इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। कितने बच्चों ने लाया था ये चीज, तुरंत आ गया होगा, दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अपने आप इमेज बन गया होगा, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 4 से कम और बराबर है। अब इसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार बोल दे रहा हूं, c इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n/n+1 where n belongs to natural number and n is less than equal to 4। चलो भाई काफी बढ़िया है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। डी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन पे क्या है, तो सेट डी जो है वो क्या है, वो है 1/1, वो है 2/4, वो है 3/9, वो है 4/16। टक टकाटक क्या करोगे सर, एकदम आसान सर, ये तो बहुत आसान है सर। D वैसे सारे x का सेट है जहां पे x इक्वल है n/n² के। हाँ ठीक, और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से और कम है 4 से। बोलिए कोई दिक्कत। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करना है, तो ये चीजें तो समझ में आ रही है आपको, आप इसको बढ़िया से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छा है ना, इसको उतारो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको उतार लो, है ना, बिना देर किए जल्दी से उतार लोगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, उससे पहले हम थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लें कि क्या क्या हमने बता दिया। तो बच्चों अगर आज की क्लास की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो सीखा कि 2 तरीके होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। एक तरीका रोस्टर फॉर्म कहलाता है और दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म में हमें कर्ली ब्रैकेट और कॉमा की जरूरत होती है, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर करके लिखते हैं। वहां हमें एक और जुगाड़ की बात पता चला कि भाई साहब हमारा जो सेट्स है वो एलिमेंट्स के रिपीटेशंस को अलाउ नहीं करता है। फिर हम लोग आ गए सेट बिल्डर फॉर्म में और हमने सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी खोजनी होती है और उसको एक स्पेशल मैथ्स का तरीका है, उस तरीके से लिख देना होता है। ठीक, तो चलो काफी अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन के बाद टाइप्स ऑफ सेट। देखो क्या है कि मुझे रिप्रेजेंटेशन पे और भी क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक, मैंने बोला था आपको आर डी शर्मा बुक ले लेने के लिए, भाई साहब आर डी शर्मा बुक खरीद लो, बिकॉज आज से होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे ये वाली बात नहीं आएंगी कि सर मतलब ठीक है मेरे पास तो बुक ही नहीं है। यार बुक नहीं है तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना, फिर नहीं पढ़ते हैं ना, फिर बुक नहीं है तो मत पढ़ो। मैं कहां से तुमसे क्वेश्चन बनवाऊंगा भाई। असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको एक बुक बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप बुक नहीं बनाओगे, एकदम बनाओगे। आर डी शर्मा की बुक मैथ्स की खरीद लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मैं आज ही से होमवर्क देने वाला हूं और मैं चेक करूंगा होमवर्क, तो समझ जाना भाई साहब बहुत दिक्कत आएंगी, है ना। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। देखो पहले एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, जो आज क्वेश्चंस वगैरह दूंगा या जो आज के टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उस पे क्वेश्चंस पहले ट्राई कर लेना। कल हम लोग फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे, या आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम बहुत सा क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। ठीक है, सबसे पहला जो सेट है ना मेरे प्यारे बच्चों, उस सेट को कहा जाता है नल
सेट। क्या कहते हैं बच्चों? नल सेट। लेकिन मैं आपको आपके जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहता हूं कि इसका एक और नाम है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, कहा जाता है एम्प्टी सेट। एक और नाम है इनका एक और नाम है, वो है वॉइड सेट। तो कहीं पे भी आपको नल सेट दिखे, एम्प्टी सेट दिखे या वॉइड सेट दिखे, आप तीनों का मतलब क्या समझोगे? सेम समझोगे, तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि ये क्या है। तो कहता है ऑल दोज सेट्स आर कॉल्ड नल सेट इफ इट हैज नो एनी एलिमेंट्स। ओके, यानी वैसे सारे सेट को नल सेट कहा जाएगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। सर जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ। मतलब ठीक है यार, आपने एक बड़ा अच्छा बात हमें बताया था। आपने बताया था कि जब हम कलेक्शन करते हैं और मेरा कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो जाता है तो वो सेट कहलाता है। तो जब तक उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कलेक्शन नहीं होगा, और अगर कलेक्शन नहीं होगा तो वेल डिफाइंड और डिफाइंड तो छोड़ो, वो तो कलेक्शन ही नहीं है, तो सेट कहां से हो जाएगा? मेरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम कलेक्शन करने जाते हैं और हम जो कलेक्ट करने जा रहे होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, लेकिन हमें कोई भी एलिमेंट उस कलेक्शन को सेटिस्फाई करने लायक नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम कलेक्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1। क्या लगता है, एक से कम कोई भी नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो ये जो कलेक्शन है ये सिर्फ कलेक्शन नहीं है बच्चों, ये सेट है। और सेट में भी एक इसका स्पेशल नाम है कि इसमें कुछ मिला नहीं तो इसको एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट कह दिया गया। और इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इसको बस कर्ली ब्रैकेट देके छोड़ देते हैं। कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ना ही यहां पे जीरो लिखना है ना कुछ भी, बस कर्ली ब्रैकेट दिया और हमने इसको छोड़ दिया, कुछ नहीं करेंगे, आगे कुछ नहीं करना है, बस कर्ली ब्रैकेट देके छोड़ देना है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो सर सबसे पहली बात आ गई कि अच्छा वो सारे एलिमेंट्स जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? नल सेट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 3 से कम है। हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन विच देयर आर 35 डेज। वैसे सारे महीनों का कलेक्शन जिसमें 35 दिन होता है। यानी जितनी झूठे बात है सर, जितना झूठ बात है, सारा का सारा झूठ बात आपका सेट नल सेट आ गया। जी हाँ, वैसे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन जो है वो 5 ठो आए, पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक के 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, या तो दोनों अलग अलग होंगे, या तो दोनों बराबर होंगे, या तो दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 2 ही तो होंगे, 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे ना। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो वैसे सेट्स को नल कहा जाता है जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, चलो इसके बारे में एक और डिटेल मैं आपको देना चाहूंगा कि इट इज डिनोटेड बाय, इसको एक स्पेशल तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक ग्रीक लेटर है फाई, ग्रीक अल्फाबेट कह सकते हो, उससे डिनोट करते हैं। जैसे हमारे में ABCD होता है, हिंदी में क ख ग होता है, वैसे ग्रीक में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, फाई। तो भाई इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। कहीं पे भी अगर फाई लिखा हुआ दिखा समझ जाओ कि वो नल सेट की बात कर रहा है, या फिर कर्ली ब्रैकेट में खाली लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाओ कि नल सेट की बात करता है। इसके बारे में एक और डिटेल है जो मैं तुमको देना चाहूंगा। क्या डिटेल है सर? फाई यानी नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। दुनिया में जितने भी सेट हैं
उन सारे सेट का सबसेट होता है नल सेट। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि तुमको सबसेट नहीं पता है तो ये स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाओगे। आपका नोट्स पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक वे से बना रहे, दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा दिया है। जब मैं तुम्हें सबसेट समझाऊंगा तो उस कंडीशन पे ये स्टेटमेंट भी आपको बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो बताओ, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला तुमने क्या पढ़ा? नल सेट पढ़ा। नल सेट में आपने क्या पढ़ा? नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इसके दो और नाम है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक। अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो इसको 5 से डिनोट करते हैं और इसे अगर चाहें तो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा, है ना। तो ये सबसे पहला टाइप्स था नल सेट, है ना, जिसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं इसके बाद जो दूसरा सेट है वो, है ना। आ जाइए, जो दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ सेट है उसको कहा जाता है सिंगलेटॉन सेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंगलेटॉन सेट कहते हैं। क्या है सर ये सिंगलेटॉन सेट और कैसे क्या होता है देखा जाए जरा। तो कहता है ऑल दोज सेट्स which have only, all those sets which have only one elements, all those sets which have only one elements are called singleton sets। वैसे सारे एलिमेंट्स, वैसे सारे के सारे सेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, हम वैसे को कहते हैं सिंगलेटॉन सेट। एक ही एलिमेंट हो, एक से ना ज्यादा ना कम। जैसे एग्जाम्पल देके बता दो सर जी हमें, तो देखो सेट ऑफ ऑल, पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। ये क्या हो गया? ऐसा सेट हो गया जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा 3। ये कौन हो सकता है बताओ? एक ही आएगा ना, 3 आएगा। तो ये कैसा सेट हो गया? सिंगलेटॉन सेट हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ ऑल होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वैसे सारे सेट बताओ जो सारे सारे होल नंबर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, तो ये एक ही है ना, वो है 0, है ना। तो ये दो वो सेट ऐसे हुए जिनमें एक एक एलिमेंट है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से सेट हैं बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। तो वैसे सेट को कहा जाता है सिंगलेटॉन सेट। यानी अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम उसे सिंगलेटॉन सेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। काफी बेहतर, काफी स्मार्ट हो आप लोग। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं सी नंबर, है ना। सिंगलेटॉन सेट के बाद दूसरा आता है हमारे पास बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं पेयर सेट। अच्छा, पेयर सेट्स के लिखने से पहले मैं एक बार देख लूं कि थोड़ी सी चीजें बढ़िया है कि नहीं, मतलब फ्रेम व्रेम सही है कि नहीं, क्योंकि पता है बहुत दिक्कत हो गया है आजकल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन पता चलता है कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या साउंड ही नहीं आया, बहुत से अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो वो चेक करते रहना पड़ता है। पेयर सेट की बात करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, तो पेयर सेट क्या है सर? कहता है ऑल दोज सेट्स which have only 2 elements। वैसे सारे सेट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। ऑल दो सेट्स विच हैव ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं तो हम वैसे सेट को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पेयर सेट कहेंगे। इनमें से सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 3। 3 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2। अब इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल देने की तो ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो ना कि ओ वैसे सारे सेट को पेयर सेट कहेंगे जिसमें 2 एलिमेंट्स हो। देखो अगर कुछ नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट, अगर एक एलिमेंट है तो सिंगलेटॉन सेट, अगर 2 एलिमेंट है तो पेयर सेट।
ठीक है ना बच्चों? तो बस ये दिमाग में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, है ना? बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, बहुत पीछे हो चुके हैं हम लोग इस कोविड के वजह से, लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम लोग पीछे ना रहें और चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ें। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, किसी भी चीज को अगर आप नहीं समझ पाए हो ऑनलाइन, आप मेरे पास कॉल करो, नंबर आपको पता है, उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट ABC 3 देखे हमने, आ गया D पे। तो भाई साहब हमने पेयर सेट देखा, हमने सिंगलेटॉन देखा, हमने नल सेट देखा, अब हमारा जो D नंबर पे सेट आता है बच्चे, वो है इक्वी वैलेंट सेट। काफी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट, है ना? तो समझना, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, देखो ध्यान से। 2 or more sets are said to be equivalent if they have same number of elements। समझना, कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे अगर उनमें सेम नंबर एलिमेंट्स हो। मतलब मान लो मेरे पास एक सेट है A, चलो आप देखो, यहां देखो, देखो ध्यान से देखो, मान लो एक सेट है A और इसके अंदर लिखा हुआ है A B C, और हमने एक सेट ले आया B और B के अंदर हमने लिख दिया 1 2 3। अच्छा बताओ, जितना एलिमेंट्स A के अंदर है, कितना है एलिमेंट्स बताओ तो जरा। अगर हमसे पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है। अगर मैं यही क्वेश्चन B में पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है, तो आप फिर बोलोगे 3 है। A के अंदर भी एलिमेंट्स 3 है और B के अंदर भी एलिमेंट्स 3 है, दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि A एंड B हैव, क्या मेरे प्यारे बच्चों? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा? एक जैसे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और अगर इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं A एंड B आर इक्विवेलेंट। A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। समझ गए ना आप? यानी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एलिमेंट्स कुछ भी हो, हमको नहीं मतलब, यहाँ पप्पू चप्पू टप्पू गधा बैल घोड़ा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें 3 है तो इक्विवेलेंट होने के लिए इसमें भी 3 चाहिए। अगर इसमें 4 होता तो इसमें भी कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। अगर इसमें 5 होता तो इसमें भी कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। आ रही है ना बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो रही है ना? चलो भैया, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों क्या है कि आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी तो पहले 2 क्वेश्चंस आपको देने हैं, एक चंगू के क्वेश्चन देने हैं, और जो कल चंगू ने दिया था मंगू, उसका सॉल्यूशन भी तो करेगा। तो भाई ये दोनों क्वेश्चन आपको डील करना है। तो एक काम करिए, आप करिए इसका स्क्रीनशॉट और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे का क्वेश्चन सेशन। फटाक से स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद तब फिर हम इसका मिटा के सॉल्यूशन बताएंगे कल के क्वेश्चन का, और फिर आज का क्वेश्चन भी आपको चंगू ला के दे देगा, चॉकलेट प्रॉब्लम। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको अच्छे से उतार भी लिए होंगे। अब एकदम लास्ट का 5 मिनट है। चलो मैं एक तुम लोग को एक और चीज बताऊं, ठीक? एक बड़ा मजेदार चीज बताऊं। देखो क्या होता है कि हमारी जो वीडियोज आ रहे हैं ना इस वरन्यम बैच के, ये काफी लंबे वीडियोज है, नहीं 1-1 घंटे का वीडियो है। तो 1-1 घंटे मोबाइल पे बैठ के देखना ये बहुत बड़ी टास्क है। लेकिन एक बात बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें उठने का मन करे ना कि नहीं अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अब नहीं होने वाला है, नहीं, तो एक रूल लगा लो, 5 मिनट रूल। बस ये दिमाग में रखो कि ठीक है हम उठेंगे, बट अभी नहीं, 5 मिनट के बाद उठेंगे, और इस 5 मिनट में हम जी जान झोंक के तगड़े तरीके से समझेंगे और तब अपना आराम से उठ के रेस्ट लेंगे। ये 5 मिनट करो,
20 दिन 21 दिन तक 5-5 मिनट का रूल लगाओ, जब उठने का मन करे लगा दो, फिर उठो, उसके 5 मिनट बाद उठो, है ना। फिर उसके बाद 10 मिनट लगाओ, फिर 15 मिनट लगाओ, इससे तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो अभी क्या है, अपने 1 घंटा वीडियो हो चुका है, अब हम लोग बस इतना सोचें कि 10 मिनट सर को और दे दें, 10 मिनट सर की बातें और सुन लें, चंगू मंगू के साथ थोड़ा सा खेल लें यार, बेचारा चंगू मंगू इंतजार करता है तुम लोग का, बताओ 12 घंटे इंतजार करता है तब तुम्हारे पास आता है, तो खेल लो यार थोड़ा सा। तो भाई साहब चंगू जी अपना क्वेश्चन लेके आ गए हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर जी देखो आपको क्वेश्चन तो पता है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था ऐसा, है ना, और यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ था, और यहाँ पे जो ड्रॉ था वो 90 डिग्री था। को हम काम करते हैं, इसको हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा बेटर फिगर बनाते हैं ऐसे, है ना। ये वाली अपनी 90 डिग्री थी, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अपने को ये निकालना है। यही तो है, देखो क्वेश्चन देखो चंगू के पास, बड़ा बेचारा तेज बन रहा था, बट हमारे क्लास में 2-2 मंगू लोग हैं भाई, है ना, उन लोगों ने बना दिया। तो भाई साहब चंगू आप चले जाइए, आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन को। देखो कितना आसान है, एक काम करो, इसको असाइन कर दो, इसको x कर लो, इसका नाम y दे दो, इसका नाम z दे दो, इसका नाम w दे दो, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको ट्रायंगल 1, इसको ट्रायंगल 2, इसको ट्रायंगल 3 और इसको ट्रायंगल 4 मान लो। हम ट्रायंगल 1 की बात करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल 1 में लिखा जा सकता है x² प्लस w² इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम ट्रायंगल 2 की बात करें तो लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। उसी तरह अगर हम ट्रायंगल 3 की बात करें तो लिख सकते हैं y² प्लस z² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 9। ट्रायंगल 9 हो जाएगा। अब देखो बड़ा मजेदार काम, बहुत मजेदार काम, क्या करना है, इस वाले में से यानी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, क्या करो 3 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। तो जैसे ही घटाओगे y² कट जाएगा, हो जाएगा z² माइनस x² इज इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो कि इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 1 को ऐड कर दो, इक्वेशन 4 और 1 को ऐड कर दो, x² कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा z² प्लस w² इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ध्यान से देखना, 5 प्लस 1 6, यानी z² प्लस w² करेंगे तो हमको 6 मिला। और अगर हम इस ट्रायंगल 4 की बात करते हैं तो z² प्लस w² जो है इसकी लंबाई के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लो हम लंबाई p मान लेते हैं तो p² के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 6 दे रखी है तो यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 इज इक्वल टू p², तो p की वैल्यू हो गई √6। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं था। हमने क्या किया यार, इसको x, इसको y, इसको z, इसको w, x² प्लस z² 1, x² प्लस y² 4, y² प्लस z² 9। अब हमने क्या किया, 3 में से 2 को घटाया तो हमको 4 मिला, 4 को 1 में जोड़ा तो हमको ये मिल गया। अब यही दिमाग था कि किस में से किसको घटाना है और किस में से किसको जोड़ना है ताकि आपको ये रिक्वायर्ड चीज मिल जाए। तो काफी ईजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, बट 2 ही लोग प्रैक्टिस करके बना के भेज पाए, बाकी लोग नहीं भेज पाए। तो काफी दुख है इस बात का, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है यार, आसान क्वेश्चन है। लेकिन इस बात का खुशी भी है कि यार 2 लोग तो बनाए, तो भाई चंगू के क्वेश्चन को हमने कर लिया पूरा। अब आज जो है वो चंगू क्वेश्चन लेके नहीं आया है, आज मंगू अपना क्वेश्चन लेके आया। देखते हैं मंगू का क्वेश्चन चंगू बना पाता है कि नहीं। आ जाओ भाई मंगू, इंतजार कर रहे हैं बच्चे। ये देखो ये आ गया लेके क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप देखिए, खूब बढ़िया से समझिए, और समझने के बाद अपना समय लगाइए, बनाइए। चॉकलेट प्रॉब्लम है, ईमानदारी से ट्राई करिए। और अब हम लोग वरण्यम बैच से लेंगे विदा। घर पे रहो, खुश रहो, मन से पढ़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने तो खुश रहो, पूरे फैमिली को भी खुश रखिए। ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आज का कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है। कल से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट।